राम राम सा खमा घणी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर सपने होंगे सच। साथियों, हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और हिंदी व्याकरण के अंदर हमने बहुत कुछ पढ़ा था। लास्ट टॉपिक हमने तद्भव और तत्सम शब्द पढ़ा था। उसके बाद साथियों अब आपकी जो मंजिल की और कदम है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं, आप मंजिल के निकट पहुंचने वाले हैं। इनकी साथियों अब जो एक हमारा टॉपिक रहा है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने आपको सिलेबस की बात की थी तो संज्ञा सर्वनाम वगैरह आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, पढ़ेंगे लेकिन एक बार पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो कारक और एक रहा है समास। कौन सा? एक कारक रहेगा आपका, एक समास रहेगा। उसके बाद जो विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, वो सब पढ़ेंगे। यानी कि वो तो हमें क्विज के रूप में क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। क्विज के रूप में सब कुछ सीख लेंगे। मेन मुख्य तो आपके अब दो टॉपिक रहे हैं, कारक और समास। कारक और समास पढ़ने के बाद जो बेसिक है, देखिएगा पर्यायवाची विलोम शब्द हम कहीं 5वीं या 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे तो हमारे लिए ये तो बहुत इजी हो जाएगा। इनको आप अच्छे से अगर समझ लेते हैं तो आपका हिंदी का यहाँ से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज जो हम जिस चीज पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक क्या रहने वाला है? कारक रहने वाला है। हम साथियों क्या पढ़ेंगे आज हम कारक पढ़ने वाले हैं। कारक क्या होता है, क्या नहीं होता है, अभी सब बात करेंगे। कारक के बारे में साथियों जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कारक होता क्या है। साथियों कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। देखिएगा अब इसका बेसिक और एडवांस सेम ही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। इसके अंदर तो आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी वाक्य शुद्धि होती है, क्योंकि आपको पता होगा आपके एक और टॉपिक है वाक्य। तो वाक्य शुद्धि के अंदर क्या होगा, वाक्य शुद्धि के अंदर ये सब क्या आएगा, आपके काम आएगा। तो इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा। वाक्य शुद्धि में कारकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। शाब्दिक अर्थ की बात करें कि कारक शब्द का अर्थ क्या होता, तो क का मतलब क्या होता, करने वाला। कार यानी कार्य, कार्य करने वाला। कारक शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, कार्त शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों कार्य करने वाला। जो काम करता है उसको क्या कहा जाता है, कारक कहा जाएगा। कारक का मतलब क्या होता है, कार्य करने वाला। जैसे आपको छोटी कक्षा के अंदर प्रश्न मिला होगा कि हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम बताओ। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों के, तो कारक ऐसा कौन सा रीजन है, कारण है जिस जो काम कर रहा है और जनसंख्या वृद्धि हो रही है, यानी कि आप कह सकते हैं लोगों में जागरूकता नहीं है, वो नहीं, ये सब क्या है, इसके रीजन है। तो उसी प्रकार कारक किसे कहा जाएगा, जो कार्य कर रहा है उसको कारक कहा जाएगा। इनके शाब्दिक अर्थ के अंदर एक हम कहना चाहें कारक की परिभाषा, तो कार्य करने वाला कारक कहा जाएगा। और हम कार्य करने वाले को क्या कहा जाते हैं, कार्य करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो जो कर्ता होता है वो कारक होता है। कारक के अंदर भी वापस अलग से कर्ता कारक आएगा, हम उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन एक बार बेसिक डिटेल कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है, नींव को मजबूत करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। देखिएगा कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ कार्य करने वाला होता है, यानी कि कर्ता। अब साथियों यहां पे देखिएगा कारक क्या करता है। कारक कोई दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं या उपवाक्य होते हैं, उनको क्या करता है, कारक है वो साथियों वाक्यों या उपवाक्यों को क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। आपको कि कैसे जोड़ते हैं हमें कुछ पता नहीं चला, अभी बताएंगे कि कारक है वो कैसे एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करता है। मैंने कहा राम, और इधर मैं लिखता हूं खाना खाया, खाना खाया। अब यहां पे क्या होगा, कारक विभक्ति आएगी। अभी कारक के गुण वुण सब बताएंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। तो मैं यहां पे ने लिखूंगा, राम ने खाना खाया। अब यहां पे आपको कुछ पता नहीं चल रहा था, राम खाना खाया, लेकिन जब मैंने इसको ने के द्वारा जोड़ा, ने विभक्ति का प्रयोग करके क्या कर दिया, मैंने जोड़ दिया, यानी कि कर्ता ने। तो राम ने खाना खाया, किसने, राम ने खाना खाया। पूरा वाक्य जुड़ गया। तो कारक क्या करता है साथियों, वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। अब बात करते हैं ये कारक होते कितने प्रकार के हैं। तो साथियों मैं बोल दूं अगर कारक 6 प्रकार के होते हैं तो आप क्या कहेंगे, मुझे झूठा साबित करेंगे या सच है कि कारक 6 प्रकार के होते हैं। बताओ साथियों कारक कितने प्रकार के होते हैं। साथियों देखिएगा अगर प्रश्न एग्जाम के अंदर क्या प्रश्न आता है कि कारक है वो मूल भाषा में कारकों की संख्या कितनी है, यानी मूल भाषा कौन सी है, हमारी संस्कृत है, जिनका भी हमें साथ साथ में नॉलेज रखना होगा। तो मूल भाषा में कारक होते हैं 6। मूल भाषा के अंदर कारक कितने होते हैं, 6 होते हैं। वहां पे संबंध और संबोधन कारक नहीं होते हैं। और बात की जाए हम जो पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा की, हिंदी भाषा के अंदर कारक कितने होते हैं, तो हिंदी भाषा में आप सब राइट हो जाएंगे। कारकों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। हिंदी भाषा में कारकों की संख्या 8 होती है। आपको सारी इंफॉर्मेशन रखनी है ताकि एग्जाम में प्रश्न गलत ना हो। अब बात करें वो 8 कारक कौन कौन से हैं हिंदी भाषा के, तो मैं एक बार यहां पे लिखूंगा, आप क्या करेंगे, नोट करते चलेंगे। इनको क्रम से भी याद रखना होता है, तो क्रम कैसे याद रखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा सबसे पहले मैं यहां पे क्या लिखूंगा, कर्ता कारक। 1 नंबर पे साथियों मैंने लिख दिया सबसे पहला कारक कौन सा, कर्ता कारक। मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा, मैं वापस आपको इसकी विभक्तियां वगैरह लिखाऊंगा, उससे पहले कुछ नियम बताऊंगा, ठीक है। बेसिक से नियम है ताकि आपको कारक वर्ब इजी हो जाए। कर्ता के बाद आता है साथियों कर्म कारक। क्या आएगा, कर्म कारक।
कर्म कारक के बाद आएगा करण कारक। कौन सा कारक साथियों? करण कारक। और करण कारक के बाद कौन सा आता है? संप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक के बाद पांचवा कारक कौन सा आ जाएगा? अपादान कारक आएगा। क्या आएगा? अपादान कारक। और अपादान कारक के बाद साथियों छठा कारक कौन सा आता है? संबंध कारक। कौन सा? संबंध कारक। ठीक है, ये न आएगा बीच में, संबंध कारक। सातवां कारक कौन सा आ जाएगा? अधिकरण। कौन सा होगा साथियों? अधिकरण कारक। और आठवां कारक कौन सा हो जाएगा? लिख लीजिएगा, नोट्स बनाना। रीड तक का एग्जाम देने जाओगे, एसआई का दे दोगे, पटवार का दे दोगे ना, तो भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। संबोधन कारक। कौन सा कारक? संबोधन कारक। आठवां कारक कौन सा होता है? संबोधन कारक होता है। तो ये 8 कारक है हमारे हिंदी भाषा के अंदर, जिनके आप क्या कर लो? नाम लिख दो। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद इनके कुछ विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो विभक्ति होती क्या है सबसे पहले तो उसकी बात करेंगे। ठीक है, कि विभक्ति चिन्ह तो होते हैं, हमें पता है, लेकिन ये विभक्ति होती क्या है, विभक्ति क्या चीज है? तो देखिएगा, मैं यहाँ पे हेडिंग लिखाऊंगा। देखिए एक एक चीज पढ़ेंगे, मैंने कहा तभी बेसिक से समझ में आएगा। कुछ लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो भाई? कभी एग्जाम देके ट्राई मारो। आप एग्जाम के अंदर देखने बैठते हो और वहां पे जो आपको एक मनोदशा पैदा होती है, जिसको आप क्या कहते हो? कंफ्यूजन। वो कंफ्यूजन क्यों पैदा होता है, वो आज तक आपको पता नहीं चल पाया है साथियों। वो कंफ्यूजन पैदा होने का एकमात्र कारण है कि आप उस चीज की गहराई तक नहीं गए, तो आपको वो अच्छे से याद नहीं हो गया। अगर किसी चीज को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा जाए तो उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो दिमाग के अंदर क्या हो जाता है? सेट हो जाता है। तो जितना अच्छा पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे, भाई यहां से नुकसान कौन सा है आपको पढ़ने के अंदर, ये बताओ मेरे को। कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। एग्जाम के अंदर नंबर क्या मिलेंगे? ज्यादा मिलेंगे, कम टाइम लगेगा, क्योंकि कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा नहीं होगी, देखते ही पता चल जाएगा। तो विभक्ति क्या होती है साथियों? कारकों की पहचान करने के लिए कुछ शब्द या पद का प्रयोग होता है, जैसे ने, पर, क्या, का, में, ऐसे कुछ शब्द हैं या पद है, इनका प्रयोग होता है, जिनकी वजह से हम क्या करते हैं? कारकों की पहचान कर सकते हैं किस वाक्य के अंदर किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो मैं इसकी परिभाषा क्या लिख सकता हूं? मैं कारक, इस विभक्ति शब्द की परिभाषा क्या लिख सकता हूं? विभक्ति की परिभाषा क्या लिख सकता हूं? कारकों की पहचान कराने वाला शब्द। क्या कहेंगे? कारकों की पहचान कराने वाला शब्द। कारकों की पहचान कराने वाला शब्द साथियों, कारकों की पहचान कराने वाला शब्द या पद क्या कहलाएगा? विभक्ति कहलाएगा। कारकों की पहचान कराने वाला शब्द या पद क्या कहलाएगा? विभक्ति कहला जाएगा, विभक्ति कहा जाएगा। इस विभक्ति के बहुत से उपनाम है, इसको और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। विभक्ति के क्या उपनाम है देखिएगा। इसी विभक्ति को क्या कहा जाएगा? परसरग कहा जाता है। अगर आपको कह दिया जाए ना कर्ता कारक का परसरग कौन सा होता है, तो वहां पे घूम मत जाना कि यार परसरग तो पढ़ा ही नहीं था। विभक्ति का ही दूसरा नाम है प्रसरग ने होगा। ठीक है, कर्ता कारक का प्रसरग विभक्ति। ठीक है, इनकी प्रसरग विभक्ति का ही दूसरा नाम है। इसको कारक चिन्ह भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? कारक चिन्ह। ठीक है, ये कारकों के चिन्ह, या फिर क्या कहा जाएगा? विभक्ति चिन्ह। कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह या प्रसरग, ये किसको कहा जाएगा? विभक्ति के ही दूसरे नाम है। यहां ये चीजें याद रख देना। विभक्ति क्या होती है? कारकों की पहचान कराने वाला शब्द या पद क्या कहलाएगा? विभक्ति कहलाएगा। परसरग, कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह भी इसको कहा जाता है। उसके बाद बात की जाए अगर आगे की, तो देखिएगा मैं आप एक कहता हूं, नोट लिख दीजिएगा। प्रत्येक कारक की क्या होती है साथियों? प्रत्येक कारक की एक निश्चित विभक्ति होती है। कर्ता कारक है तो इस कर्ता कारक की परमानेंट विभक्ति होगी ने, यानी कि प्रत्येक कारक की जो विभक्ति होती है वो विभक्ति क्या होगी? यहां पे लिख दीजिएगा, प्रत्येक कारक की विभक्ति क्या होगी? निश्चित होगी। प्रत्येक कारक की निश्चित विभक्ति होगी। आपको हमने ऐसे भी कारक देखे जिनकी दोनों की समान है, बिल्कुल बताएंगे। प्रत्येक कारक की निश्चित क्या होगी? प्रत्येक कारक की साथियों एक निश्चित विभक्ति होगी। और अगर क्या पे, यदि किसी दो कारकों की विभक्ति आपस में क्या है? समान है। ये पहला पॉइंट लिख दिया। प्रत्येक कारक की विभक्ति क्या होगी? निश्चित होगी। उसके बाद देखिएगा, यदि किसी दो कारकों की विभक्ति क्या है? यदि किसी दो कारकों की विभक्तियां समान है, यदि किन्हीं दो कारकों की क्या, यदि किन्हीं दो कारकों की विभक्तियां क्या है? ये विभक्तियां क्या है? समान है। कौन सी समान होती है बताओ? कौन सी समान होती है अभी बताएंगे। दो विभक्तियां अगर समान है तो साथियों क्या होगा? उनका व्यवहार अलग अलग होगा, उनका अर्थ एक ही नहीं निकलेगा, उनका अर्थ अलग अलग होगा, उनका व्यवहार क्या होगा? उनका व्यवहार अलग अलग होगा, उनका कार्य क्या होगा? अलग अलग होगा। ओके, यहां से समझ में आ गया। यानी कि दो कारकों की विभक्तियां क्या है? समान है, तो उनका व्यवहार क्या होगा? अलग अलग होगा। कैसे? एक आपने सुना होगा करण से। आप क्या बोलते हो? बोलते तब कर्ता ने कर्म को करण से। ओके, उसके बाद आप चाहते हो संप्रदान के लिए अपादान से। वापस क्या आता है? अपादान से। बोलो भाइयों।
आप कहोगे सर किसी कारक की विभक्ति तो क्या होती है, निश्चित होती है, तो इसकी से है और इसकी भी से, अब कौन सी सही है, दोनों सही है, यानी दो कारकों की विभक्तियां क्या है, आपस में समान है, तो उनका व्यवहार क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका व्यवहार होता है से, राम साइकिल से विद्यालय आया, यानी कि माध्यम है, ये क्या है, माध्यम है, माध्यम के रूप में प्रयोग होगा। पत्ता पेड़ से गिरता है, हाँ पेड़ से पत्ता गिरता है कहते हो ना आप, बिल्कुल बताएंगे। आप जो वाक्य बोलते हो कि पेड़ से पत्ता गिरता है, बिल्कुल गलत है, वाक्य शुद्धि के अंदर आपको पढ़ाएंगे भाई, हाँ बहुत सी नई चीजें सीखने को मिलेगी, बस चिंता मत कीजिएगा। पत्ता पेड़ से गिरता है, किस से, यानी अलग होना, अलग होने के अर्थ में क्या किया जाता है, इसका प्रयोग, यानी कि इनका व्यवहार अलग अलग हुआ या नहीं हुआ, तो ये पॉइंट क्या करेंगे आप, याद रखेंगे। उसके बाद कारकों का तीसरा नियम आपको कौन सा याद रखना है, तो साथियों देखिएगा, कारकों के तीसरा नियम की बात करूं तो एक वाक्य होगा ना कोई, एक वाक्य के अंदर साथियों, एक वाक्य में एक से अधिक क्या कारक प्रयुक्त किए जा सकते हैं, एक वाक्य में एक से अधिक कारकों का क्या कर सकते हो आप, प्रयोग किया जा सकता है। एक वाक्य के अंदर एक से अधिक कारकों का क्या किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। एक वाक्य के अंदर 4 कारक हो सकते हैं, 2 कारक हो सकते हैं, 1 कारक हो सकता है, कारक कितने भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पे एक शर्त है, एक ही स्थान पर एक कारक ही आएगा, उस स्थान पर एक ही अर्थ निकलेगा, एक स्थान पर कभी भी 2 कारक नहीं आएंगे। एक वाक्य में आप कितने भी कारकों का प्रयोग कर सकते हो, 2 से अधिक कारकों का प्रयोग कर सकते हो, परंतु क्या होगा, एक ही स्थान पर 2 कारकों का प्रयोग नहीं कर सकते। एक ही स्थान पर सिर्फ एक कारक ही आएगा, एक ही स्थान पर 2 कारकों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, 2 कारकों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, याद रह जाएगा, एक ही स्थान पर 2 कारकों का प्रयोग क्या नहीं किया जा सकता। साथियों एक बार बोल रहा हूं, देखिए लिख दीजिएगा, काम आने वाली चीजें। हाँ यूं नहीं है कि बीएसटीसी निकालना, भाई आगे रीड तैयार है, क्या है, बीएसटीसी निकालोगे तो रीड तैयार है, तो अभी से तैयार रहना होगा। एक वाक्य में साथियों एक से अधिक कारकों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन एक ही स्थान पर 2 से अधिक कारकों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, एक स्थान पर एक ही कारक आएगा। तो ये तो कारकों के कुछ सामान्य नियम थे जो मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं कारकों के प्रकार के, कारक कौन कौन से होते हैं और उनके विभक्ति चिन्ह क्या होती है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिखूंगा एक एक कारक, ठीक है, और एक एक एग्जांपल लेके आपको समझाता चलूंगा। आप बाद में क्या कर देंगे, इंडेक्स बना देंगे। देखिएगा, कर्ता कारक की बात करूं तो कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह कौन सी होती है, तो आपको ने होती है, कर्ता ने। अब आपको ऐसे कर्म ने, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ऐसे आपको सारणी बनानी है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, समझाऊंगा, क्योंकि मेरा बोर्ड क्या है, छोटा है, तो मैं एक एक लेके ही समझा पाऊंगा, सबकी सारणी नहीं बना पाऊंगा। देखिएगा, जहां भी आपको वाक्य के अंदर क्या मिले, ने मिले, तो वहां पे कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा, इनके कार्य कौन कर रहा है वो कारक होगा। और साथियों सभी कारक, अब आपको कारक कौन है, कारक हमेशा क्या होगा, जो भी कारक आ रहा है वो कारक या तो संज्ञा शब्द होगा, या फिर क्या होगा, या फिर सर्वनाम होगा। कारक की पहचान कैसे करनी है, वाक्य के अंदर कारक आया तो कारक कौन सा है, या तो कारक संज्ञा शब्द होगा, या क्या होगा, या कारक सर्वनाम पद होगा, दूसरा कोई पद नहीं होगा, या तो संज्ञा पद या सर्वनाम पद ही क्या हो सकता है, कारक हो सकता है। तो अब देखिएगा यहां पे हम क्या करेंगे, देखिएगा आप कैसे पता चलेंगे कि कर्ता, अब कर्ता की ने आई है। देखिए मैं 1-2 एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिख दिया, राम ने पत्र लिखा, क्या किया, राम ने पत्र लिखा। आपको पूछा जाता है वाक्य में प्रयुक्त कारक का पता कीजिए, यहां पे क्या इस वाक्य के अंदर कर्ता कारक है वो प्रयुक्त हुआ है। तो साथियों आप क्या करेंगे, देखिएगा आप क्या करेंगे साथियों, यहां पे देखिए इस कारक की वापस अलग अलग विभक्तियां होती है, समय के अनुसार आप भूतकाल, भविष्यकाल, इनको आप लिख सकते हो, क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। देखिएगा, राम ने पत्र लिखा, मैं कह सकता हूं राम पत्र लिखता है, क्या करता है, राम पत्र लिखता है, ठीक है। और मैं यहां पे लिखूंगा राम पत्र लिखेगा, क्या करेगा, राम पत्र लिखेगा। अब साथियों देखिएगा, यहां पे ये बेसिक डिटेल इतना गहराई में आपको नहीं जाना है, क्योंकि यहां पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन सा कारक है, या कारक की पहचान कीजिए, रेखांकित पद में कौन सा कारक है, डायरेक्ट आएगा। तो इतनी गहराई में अपन को जाने की जरूरत नहीं है, पर याद रखना है एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है। तो ये तो क्या हो गया, ये तो भूतकाल में है, लिख दिया, लिखा यानी कि लिख दिया। राम पत्र लिखता है, तो पत्र कौन लिख रहा है, राम, तो कर्ता कौन है यहां पे, समझिएगा, पत्र कौन लिख रहा है, राम लिख रहा है, तो कर्ता कौन है, राम है, तो यहां पे भी कारक कर्ता है। राम पत्र लिखेगा, कौन पत्र लिखेगा, राम पत्र, कर्ता कौन है, राम है। यानी कि साथियों यहां पे विभक्ति चिन्ह ने आता है तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, क्या पता चलेगा कि यहां पे क्या है, कर्ता कारक है। लेकिन आपको न मिले, गुप्त रूप से आ रहा है, राम पत्र लिखता है, तो कौन पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। ऐसे आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सक्रमक क्रिया आ रही है, सक्रमक क्रिया आ रही है, आपको क्वेश्चन बना के वापस उसका आंसर प्राप्त करने की कोशिश करनी है। तो मैं अब आपको बेसिक से समझाऊंगा, इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा। अब देखिएगा, ये तो कर्ता कारक हो गया। उसी प्रकार साथियों दूसरा कारक कौन सा आता है,
कर्म कारक आएगा। कौन सा कारक आएगा? कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा? को। अब देखिएगा, राम पत्र लिख रहा था, राम ने किसको पत्र लिखा? तो मैं कहता हूं राम सीता को पत्र लिखता है, राम सीता को पत्र लिखता है। तो देखिएगा, पत्र लिखता है तो किसको, जो साथियों जहां पे वो विभक्ति चिन्ह है ना, उससे पहले जो शब्द आ रहा है ना वो क्या होगा? जहां पर विभक्ति लिखी गई है उससे ठीक जो पहले वाला शब्द आ रहा है वो क्या होगा? उस विभक्ति का कारक होगा। कैसे साथियों, समझ में आया? जो आपको विभक्ति लिखी है उससे ठीक पहले वाला शब्द क्या है? देखिएगा, अब यहां पे देखिए आप कैसे पता करोगे कौन सा कारक है। तो देखिए, आपने पढ़ा तो क्या आया? को आया, राम सीता को। आपने क्या पकड़ा? को। आपको पता चला को विभक्ति चिन्ह किसका है? आप कहोगे कर्म कारक का को है। तो अब मैं यहां से पूछूं कि कर्म कारक कौन सा है इसमें, बताओ कर्म कारक कौन सा है? तो को। यार को तो इसका विभक्ति चिन्ह है, मैं तो कर्म कारक का नाम पूछ रहा हूं। कौन सी संज्ञा या सर्वनाम पद है वो कर्म कारक है? तो आप कहोगे यहां पे संज्ञा शब्द है, तो कौन से? राम भी आया और सीता भी आया, कर्म कौन है? तो आप क्या करेंगे? विभक्ति चिन्ह से ठीक पहले वाला क्या होगा? संबंधित कारक होगा। यहां पे विभक्ति चिन्ह से ठीक पहले कौन आ रहा? सीता। तो कर्म कौन है? यहां पे कर्म कारक है सीता। और पत्र कौन लिख रहा? राम। तो राम क्या है? कर्ता है। याद रह जाएगा, विभक्ति चिन्ह से ठीक पहले वाला पद क्या होता है? उससे संबंधित कर्म होता है, उससे संबंधित कारक होता है। क्या होता है? उससे संबंधित कारक होता है। तो मेरे हिसाब से ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो अब मैं आपको बेसिक जो समझाना चाहता था वो आपको समझ में आ गया। उसके बाद साथियों आता है करण कारक। करण कारक में क्या होता है? करण से। अब ये से कौन सा होता है साथियों? से या के द्वारा। से या के द्वारा, सिर्फ से याद नहीं रखना है, इसका विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा होता है। इसका जो से है ना, इस से का प्रयुक्त कहां पे होता है? इस से का प्रयोग होता है माध्यम द्वारा। ठीक है, राम साइकिल से विद्यालय आता है, यानी कि उसके विद्यालय आने का माध्यम क्या है? साइकिल है। यानी कि ये किसके रूप में प्रयुक्त होता है साथियों? ये माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता। कर्ता ने कर्म को करण से। जैसे मैंने क्या कहा? शिकारी ने बंदूक से हिरन मारा, यानी कि राम ने रावण को तीर से मारा। देखिएगा, यहां पे आपके जो फेमस एग्जांपल है, हाँ, राम ने मारा, रावण को मारा, हाँ, प्रजा के लिए मारा। ठीक है, तो ऐसे ही कराते भाई। राम ने क्या किया साथियों? रावण को तीर से मारा। राम ने रावण को क्या किया? रावण को तीर से मारा। तो देखिएगा, तीर से। अब अपना काम यहां तक ही जाएगा, आगे लिख देते हैं मारा। अब आप क्या करेंगे? यहां पे आपको पता चला वाक्य में कारक, आपसे पूछा करण कारक है या नहीं है, तो आप चले आपको पता चला से आया, मतलब करण कारक होता है और अपादान कारक भी होता है। क्या होगा? अपादान भी होगा। कैसे पता करोगे अपादान है करण? पूरा पढ़ो। राम ने रावण को तीर से मारा, यानी कि क्या हुआ यहां पे? माध्यम है मारने का, कि किससे मारा? कि तीर से मारा। किससे मारा? तीर से मारा। तीर के द्वारा मारा। बिठा यहां पे बैठ रहा है ना, तीर के द्वारा मारा, बिल्कुल सही बैठ रहा है। इनकी क्या है? माध्यम है। तो इसमें कौन सा करण कारक कौन सा हो गया? तो से पहले क्या आ रहा है? तीर आ रहा है। किससे मारा? तीर से मारा। तो करण कारक कौन सा होगा? तीर होगा। किसको मारा? कर्म कौन सा? रावण। कर्ता कौन? राम। ओके, बात समझ में आ गई होगी यहां तक। तो अब चलते हैं, देखिएगा संप्रदान कारक। अगला कारक कौन सा आता है साथियों? संप्रदान कारक आता है। संप्रदान कारक में क्या होता है? संप्रदान कारक में आता है विभक्ति चिन्ह के लिए। क्या होगा? विभक्ति चिन्ह के लिए आएगा। क्या कहा था? राम ने रावण को मारा और राम ने रावण को प्रजा के लिए मारा। राम ने रावण को किसके लिए मारा? प्रजा के लिए मारा। किसके लिए मारा? प्रजा के लिए मारा, प्रजा की भलाई के लिए मारा। तो साथियों देखिएगा, अब यहां पे आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा संप्रदान है या नहीं है। के लिए जहां भी आ रहा है वहां पे कौन सा कारक है? संप्रदान है। प्रजा के लिए मारा, क्या आया? के लिए। इससे पहले क्या? प्रजा। कौन सा कारक? संप्रदान कारक। रावण मिला, राम मिला, कर्ता और कर्म मिल गए। बात समझ में आ गई? यानी कि आपको अब इनकी क्या है? पहचान करना आ गई है। पहचान करना क्या आ गई है? देखिए, पहचान का नियम क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जहां विभक्ति होती है ना, मैं लाइन में नहीं लिखूंगा, मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, आप लाइन में लिख देना। विभक्ति होती है ना साथियों, जहां पर भी क्या आ रहा है? विभक्ति चिन्ह आ रहा है। विभक्ति चिन्ह से ठीक जो पहले लिखा जाएगा, विभक्ति चिन्ह आता है ना जहां पे भी, जैसे कौन सा? राम ने, तो कर्ता ने, ये ने वाला आप बोलते हो ना, कर्ता ने कर्म को करण से, ये वाले विभक्ति चिन्ह आ रहे हैं ना, इनसे ठीक पहले जो यहां पे जो शब्द लिखा जा रहा है ये क्या होगा? संबंधित कारक होगा। जो विभक्ति चिन्ह आया है उससे संबंधित क्या होगा? कारक होगा। कारक कौन सा होगा? उससे जस्ट पहले वाला, विभक्ति चिन्ह से ठीक पहले वाला। बात समझ आ गई? दूसरा साथियों, अब संबोधन कारक में ऐसा नहीं होता है। संबोधन कारक है ना, जो संबोधन कारक है अभी बताएंगे। संबोधन कारक के अंदर क्या होगा? संबोधन कारक में ऐसा नहीं होगा। संबोधन कारक के अंदर क्या होगा? विभक्ति क्या आएगी? पहले आएगी। संबोधन कारक में विभक्ति पहले आएगी, इसके बाद में जो शब्द आएगा वो क्या होगा? कारक। ये याद रखना, ये मत भूलना, ठीक है। दूसरा, बाकी सभी कारकों में क्या होगा? विभक्ति चिन्ह से ठीक जो पहले शब्द आ रहा है वो क्या होगा? उससे संबंधित कारक होगा। लेकिन संबोधन कारक में क्या होता है? विभक्ति पहले आती है और शब्द क्या आएगा? बाद में आएगा। जैसे हे राम कहते हो ना आप, हे
हे राम, हे पहले आता है, राम बाद में बोलोगे। इनके जो संबोधन का जो विभक्ति चिन्ह है हे, वो कहां यहाँ पहले आया है, और जो राम शब्द बाद में आया तो कारक राम, यानी कि ऐसे आपको यहाँ पे क्या करना है, मालूम रखना है, पता रखना है। हम पढ़ रहे थे संप्रदान, हमने पढ़ा, उसके बाद अपादान। तो साथियों अपादान का मतलब क्या होता है, अपादान का विभक्ति चिन्ह कौन सा होता है, से होता है। लेकिन इस से का मतलब क्या होता है, अलग होना, पत्ता पेड़ से गिरता है, यानी कि अलग होना, या फिर तुलना करना, दोनों की कंपेयर करते नहीं कि राम से श्याम क्या है, राम से श्याम बुद्धिमान है। ये ध्यान रखना, अभी तक आपने नहीं पढ़ी होगी, सिर्फ आपने से ही पढ़ा होगा। यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं तो ध्यान रखनी है, एग्जाम के अंदर यही आपको लोचा दे जाती है। हाँ, क्या करती है, आपके 3 नंबर लेके भाग जाती है, लेकिन आपको भागने नहीं देना है, डट के मुकाबला करना है। तुलना करेंगे, वहां भी कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। उत्तरावस्था कह सकते हैं, वहां पे कौन सा कारक होता है, ये आपको नहीं पढ़ाया गया तो याद तो नहीं रहेगा, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। हाँ, रीट में आएगा, ठीक है। देखिएगा, अपादान का मतलब जहां भी अपादान आ रहा है वहां पे क्या होगा, देखिएगा, अलग होने का अर्थ आ रहा है। से अगर अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, यहां पर तुलना की जाती है, तो क्या होगा, तो साथियों वहां पे अपादान कारक होगा। अब देखिएगा, मैं यहां पे कह तो देता हूं, क्या कह देता हूं कि राम से श्याम बुद्धिमान है। आप कहोगे यहां पे क्या आया है, से आया है, कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। भाई करण कारक नहीं होगा। करण कारक का मतलब, करण कारक वाला से किसके लिए प्रयुक्त होता था, करण कारक वाला जो से था वो से माध्यम के लिए प्रयुक्त होता था, और यहां पे माध्यम है क्या, नहीं है माध्यम। अपादान वाला से है वो तुलना के रूप में भी प्रयुक्त था। आपको अलग अलग के साथ साथ तुलना भी, और यहां पे तुलना की जा रही है कि राम है, राम से श्याम बुद्धिमान, यानी कि राम कम बुद्धिमान है और श्याम ज्यादा बुद्धिमान है, यानी कि क्या की गई है, तुलना की गई है। और तुलना करते समय जो भी से का प्रयोग कर रहा है वहां पे कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। गांठ माद के याद कर लेना, एग्जाम में आजकल ऐसे ही प्रश्न आएंगे जो क्या है, लोगों को पता नहीं है, बच्चों को पता नहीं है, इसी से नंबर कम आते हैं। तो याद रखना, जहां भी तुलना होती है वहां पे अपादान कारक आएगा। उसके बाद बात करते हैं संबंध कारक की। अगला कारक, ये आप सारणी बना देना जो जो मैं चीजें बता रहा हूं उसकी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं संबंध कारक की। तो संबंध कारक क्या हो जाएगा, तो देखिएगा, संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है साथियों, का, रा और ना। क्या है, का के की, देखिएगा, का के की, ना ने और रा रे वाली, आपको सब ये चीजें पता होगी कि संबंध कारक है, उसके विभक्ति चिन्ह क्या है। देखिएगा, का के की और क्या हो जाएगा, रा रे री, ऐसा भी होता है, ठीक है। ये चीजें आपको क्या करनी है, ऐसे याद रखनी है। आपको एक दो एग्जांपल लिख के बताओ तो देखिएगा, संबंध कारक के अंदर आप एग्जांपल सोचिए, मैंने क्या कह दिया, कुछ कह दिया संबंध, किसी का मैं संबंध बता रहा हूं। जैसे मैंने क्या कह दिया, संजना का भाई कौन है, रवि है, तो संजना का भाई, मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, संजना का भाई। देखिएगा, संजना का भाई, तो संबंध बताया ना कि ये संजना का भाई कौन है, रवि है, तो रवि कौन है, संजना का भाई है। इनके इन दोनों के बीच संबंध बताने के लिए किसका प्रयोग हुआ है, का प्रयोग हुआ है। मैंने कहा राम के पिता, राम के पिता, किसका संबंध बता रहा हूं, राम और उसके पिता के बीच संबंध बता रहा हूं, के का प्रयोग कर रहा हूं। मैं कहता हूं राम की माता, किसका प्रयोग कर रहा हूं, की प्रयोग कर रहा हूं। उसी प्रकार आपको याद रखना, यहां से काके की आपको जहां भी मिलता है वो कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध, यानी कि जहां पे क्या बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है, रिलेशन बताया जा रहा है, वो संबंध कारक होगा। जैसे महेश की साइकिल, तो किसकी, महेश की, ठीक है। उसके बाद आता है अधिकरण कारक। कौन सा कारक साथियों, अधिकरण कारक, बहुत ही सिंपल है, बाद में मैं इसके कुछ आपको लिखने का तरीका भी बताऊंगा। अधिकरण कारक में साथियों आता है में, पर और ऊपर। जहां भी आपको में, पर और ऊपर दिखे वहां पे कौन सा कारक आएगा, अधिकरण कारक आएगा। क्या आएगा, अधिकरण कारक आएगा। यहां पे में, पर और ऊपर, क्या, में, पर और ऊपर किस कारक में आपको मिलेंगे, अधिकरण कारक में मिलेंगे। जैसे मैं क्या कहता हूं, मोर वन में नाचता है, या मोर वन में नाचता है, मोर कहां, वन में नाचता है। मैंने ऐसे ही लिख दिया भाई, ठीक है। मोर भले कहीं नाचे, अपन को समझना है कि मोर वन में, तो में का प्रयोग हुआ है, अधिकरण कारक आएगा। कौन सा कारक, अधिकरण कारक आएगा। मैंने कह दिया घड़ी टेबल पर रखी है, घड़ी मेज पर रखी है। क्या किया, घड़ी मेज पर रखी है, या फिर मेज के ऊपर भी हम कहते हैं, मेज के ऊपर, ठीक है। ऐसे ऐसे होगा अलमारी के ऊपर, ठीक है। अलमारी के ऊपर कुछ रखने का स्थान होता है, तो ऐसे कह सकते हैं अलमारी के ऊपर, यानी कि के ऊपर, के ऊपर, ऊपर आया, पर में, इसके अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है, अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ। जहां भी आपको में, पर और ऊपर विभक्ति चिन्ह मिले, कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। और अब लास्ट एंड फाइनल, आप हर शाम सुबह उठते जाते सोते वक्त क्या करते हैं, इनका नाम लेते रहते हैं, हे हरे हरे करते रहते हो ना, हाँ ठीक है। संबोधन कारक, संबोधन, किसी को आप क्या कर रहे हो, पुकार रहे हो, ए रे रमेश रे, कहां जा रहा, रे क्या है, संबोधन कारक है। देखिएगा, लिख दीजिएगा, हे, अरे, रे,
ओ, ये क्या है, ये क्या है, ये संबोधन कारक के क्या है, विभक्ति चिन्ह है। याद रह जाएगा। मैंने कह दिया अरे बेटा तुम कहां गए थे, अरे बेटा, अरे एकदम संबोधित किया उसको, ठीक है, क्या हो गया, अरे हो गया, क्या हो गया, अरे। ओ बच्चों, बच्चों क्या कर रहे हो, बच्चों, पीछे क्या लगाया, बच्चों, उनको संबोधित किया है, किसी एक को नहीं सबको करना है। क्या कर दिया मैंने, बच्चों क्या कर रहे हो, कहां प्रयोग हो गया, ओ का प्रयोग हो गया, ठीक है। अरे रे ए ओ ये सब किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, ये सब ए ओ अरे रे ये सब किसके लिए प्रयुक्त होंगे, संबोधन के लिए प्रयुक्त होंगे। क्या हो जाएगा, संबोधन के लिए प्रयुक्त होगा। और आप भी देखिए जहां पे विभक्ति चिन्ह नहीं मिले वाक्य को आप क्या करिए, पढ़िए। मैं कहूं रमेश वहां मत जाना, तो रमेश वहां मत जाना। अब आप कहोगे यहां पे तो कुछ मिल नहीं रहा है, साथियों मैं रमेश को संबोधित कर रहा हूं कि रमेश वहां मत जाना, रमेश वहां मत जाना। ऐसे में क्या कर रहा हूं, वहां पे संबोधित कर रहा हूं, तो वहां पे संबोधन कारक होगा। आपको थोड़ा सा वाक्य पढ़ते क्या करना होगा, वहां पे पता लगाना होगा। अब ये सब चीजें तो आपको सबने पढ़ाई होगी, क्या किया होगा, ये सब चीजें तो आपको सबने पढ़ाई होगी। अब यहां पे मैं कुछ अलग पढ़ाने वाला हूं, क्या है, विशेष तथ्य आप लिख दीजिएगा, स्पेशल पॉइंट, क्या स्पेशल पॉइंट लिख दीजिएगा कारक का। एग्जाम में प्रश्न आज अभी तक पढ़ा वहां से नहीं आता है, अब यहां से एग्जाम में प्रश्न देता है, क्योंकि ये चीजें हैं बहुत ही कम लोगों को पता होती है। और आपको लगता है कि आपके कारक वाला प्रश्न सही हुआ है, लेकिन हकीकत यह होती है कि वो सही नहीं होता है। क्या, कर्ता कारक ठीक ही है। बात करूं करण कारक की, तो करण के अंदर साथियों देखिएगा क्या होता है, करण के अंदर अगर किसी भी वाक्य के अंदर क्या है, विकलांगता का भाव है, वो पैर से लंगड़ा है, क्या है, वो पैर से लंगड़ा है, क्या है, विकलांगता का। अब आप कहोगे यहाँ पे माध्यम कहाँ आया, अब आप कहोगे यहाँ तो माध्यम ही नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे माध्यम नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो पैर से लंगड़ा है, वो हाथ से लंगड़ा है, विकलांगता का भाव है, उसका हाथ टूटा हुआ मतलब वो हाथ से लंगड़ा है, तो से विकलांगता का भाव के अंदर भी प्रयुक्त होगा, विवस्था के भाव में भी प्रयुक्त होगा। क्या होगा, विवस्था, इसको लिख दीजिएगा, ये गुण आ रहे हैं और से का प्रयोग हो रहा है, कौन सा होगा, करण कारक होगा। व्याकुलता है, व्याकुलता के भाव में से का प्रयोग होगा। उसके बाद क्या, व्याकुलता की स्थिति में से का प्रयोग होगा। क्या प्रयोग आ सकता है, और अगर के साथ क्या आ रहा है, के साथ और के बिना अवयव का प्रयोग हो रहा है, क्या, के साथ और के बिना अवयव का कहीं प्रयोग हो रहा है, तो वो कौन सा कारण होगा, के साथ के बिना, के साथ और के बिना अवयव का प्रयोग होता है, तो वो कौन सा कारक होता है, वो आपका करण कारक होगा। याद रखना, एग्जाम में कभी भी गलती मत करना। विकलांगता का, विवस्था का, व्याकुलता का, के साथ और के बिना का जहां भी प्रयोग होए वो कौन सा होगा, वो करण कारक होगा। कौन सा कारण होगा, करण कारक होगा, कारण नहीं होगा, कारक होगा। कौन सा, करण कारक, लिख दीजिएगा। याद रखना, एग्जाम में अब आपको दे दिया पैर से लंगड़ा है, कौन सा लिखोगे, आप कहोगे पैर टूटा हुआ अलग हो रहा है, अपादान लिख दे, नहीं भाई, ठीक है, व्याकुलता का भाव है, आप क्या लिखोगे, करण कारक लिखोगे, और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अब चलें, अगर दूसरा और ऐसी स्थितियां कहां कहां पे हैं उन सबको हम देखते हैं एक एक करके। तो साथियों दूसरी स्थिति ऐसी कहां पे और मिलती है आपको मिलेगी संप्रदान कारक के अंदर। कौन सा, जो आपने पढ़ा था संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या मिलेगा यहां पे आपको साथियों, अगर कहीं भी रुचि की बात की जा रही है, किसी के रुचि की, किसी के पसंद की बात की जा रही है, किसी के रुचि की, किसी के पसंद की बात की जा रही है, या फिर क्या, किसी से ईर्ष्या की जा रही है। आप ईर्ष्या में समझते हो ना, ईर्ष्या और घृणा में अंतर होता है, ध्यान रखना। किसी से जलना और किसी से नफरत करना अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ईर्ष्या हो गया, ईर्ष्या के बाद अलम वगैरह, ये सब आपको याद रखना है। मैं बात में श्वा, ठीक है, हाँ, होम, स्वाहा, रुचि, पसंद, ईर्ष्या वगैरह साथियों इनकी बात की जाती है, वहां पे कौन सा कारक होगा, संप्रदान। फटाफट से लिखते चलिएगा, रुचि, ईर्ष्या और पसंद की बात की जाए, कौन सा कारक, संप्रदान कारक होगा। उसके बाद देखिएगा, बात करें अपादान कारक की, तो अपादान कारक का तो मैंने आपको क्या बताया, घृणा कर रहे हो आप, किसी चीज से घृणा करोगे तो आप क्या हो जाओगे, उससे अलग हो जाओगे। आपको आपका पड़ोसी पसंद नहीं, देखिए एक तो ईर्ष्या होती है, जलते हो कि कोई अगला अच्छा कार्य कर रहा है तो आपको उसका अच्छा कार्य सहन नहीं होता है, आप क्या करते हो, उसको अनलाइक करते हो। ईर्ष्या है, आप उससे जल रहे हो। घृणा, वो आपको पसंद नहीं है तो आपने उसकी ओर जाना तक छोड़ दिया, उसको कहेंगे घृणा। तो जहां भी घृणा, ईर्ष्या और घृणा के अंदर समझ लेना, ठीक है। और ऐसे शब्द मैं आपको कराऊंगा कि इन दोनों के बीच क्या क्या अंतर होता है, सब कुछ सिखाएंगे साथियों। जहां भी घृणा का भाव हो, मना किया जा रहा हो, निषेधता का भाव हो, क्या है, निषेधता का, पार्क में आना मना है, निषेधता का भाव हो, प्रवेश निषेध है। जहां पे भय का भाव हो, क्या हो, डर लग रहा हो, भय का भाव हो, और क्या क्या हो, ठीक है, भय का भाव हो, यहां पर क्या हो, जहां पे अध्ययन हो रहा हो कुछ, वहां पे कौन सा कारक आएगा, अपादान कारक आएगा। घृणा, निषेध, भय के लिए किस कारक का प्रयोग किया जाएगा, अपादान कारक का प्रयोग किया जाएगा, याद रह जाएगा। उसके बाद ये कुछ 3-4 पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए, जहां पर भी किसका प्रयोग किया जाता है। इन जो भी ये मैंने जितनी भी कंडीशन बताई और उससे संबंधित कारक बताए, यहाँ पे आपको मिले तो किस प्रकार कारक का प्रयोग करना मैंने बता दिया। अब हम कारकों को जो पढ़ेंगे ना, तो हमारा पढ़ने का काम क्या होगा, देखिएगा।
मैंने अभी आपको यहां पे लिखा है नहीं, आप इंडेक्स बनाओगे तो आप कैसे लिखोगे ध्यान रखना। कारकों को पढ़ने का क्रम और वाक्य में प्रयोग करने का क्रम क्या होता है, अलग अलग होता है। दोनों को अभी बता देता हूं। जो वाक्य शुद्धि है, वाक्य शुद्धि के अंदर आपके क्या आएगा, बहुत हेल्प होने वाली है। और पेड़ से पत्ता क्यों गिरता है क्यों नहीं गिरता, वो भी अभी आपको यहाँ पे क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, ताकि आगे से आप ये गलती ना करें। साथियों, पढ़ने का क्रम लिखते हैं हम। कारकों को किस प्रकार पढ़ते हैं, हमारा पढ़ने का जो क्रम होता है, आप सारणी किस प्रकार से बना रहे हो। देखो, पढ़ने का क्रम क्या होगा, सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, कर्ता के बाद क्या लिखते हैं, कर्म लिखते हैं, कर्म के बाद क्या लिखते हैं, करण, करण के बाद क्या पढ़ते हैं, संप्रदान पढ़ते हैं, संप्रदान के बाद अपादान पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं भाई, अपादान। ठीक है, यहां पे मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं इसको, अपादान पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, संप्रदान के बाद यहां पे अपादान पढ़ेंगे, अपादान के बाद क्या पढ़ते हैं, संबंध कारक पढ़ते हैं, संबंध कारक के बाद क्या पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे अधिकरण पढ़ते हैं, संबंध कारक के बाद अधिकरण पढ़ेंगे, और सबसे लास्ट में हम पढ़ते हैं संबोधन। ये पढ़ते हैं आप, यानी कि 1 नंबर पे कर्ता, 2 पे कर्म, 3 पे करण, 4 पे संप्रदान, 5 पे अपादान, 6 पे संबंध, 7 पे अधिकरण और 8 पे हम संबोधन पढ़ते हैं। लेकिन एक वाक्य होता है ना, वाक्य, जो हम वाक्य लिखते हैं उसमें कारकों का प्रयोग होता है। तो एक शुद्ध वाक्य, कैसा वाक्य, शुद्ध वाक्य के अंदर कारकों का प्रयोग कैसे होता है। सबसे पहले नंबर पे कारक कौन सा आता है, 8 नंबर वाला। ये कोड लिख दो, मैं लिखा रहा हूं, आपको नंबर लिख दो मेरा, ठीक है। 81 76 54 32 क्या है, अपना नंबर है, किसका, कारकों का नंबर। कारकों का नंबर क्या है, 81 76 54 32। यानी कि एक वाक्य के अंदर साथियों कारकों का किस प्रकार प्रयोग होगा। वाक्य में सबसे पहले देखिएगा, अगर वाक्य शुरू हो रहा है, हे राम तुम सब्जी लेके आना, इनकी सबसे पहले क्या आएगा, संबोधन कारक आएगा, उसके बाद क्या आएगा, कर्ता आएगा, उसके बाद 7 नंबर वाला अधिकरण कारक आएगा, उसके बाद संबंध आएगा, उसके बाद आप उल्टे चलते चलो, अपादान, संप्रदान, करण और कर्म कारक आएगा। ये चीज हमेशा क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। वाक्य शुद्ध कब होता है, देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा। ये कोड लिख दो, 81 76 54 32, और कारकों को इसी क्रम में पढ़ोगे, इसी क्रम में लिखोगे, तो ये कोड क्या होंगे, राइट होंगे, नहीं तो आपको फेरबदल करनी पड़ेगी। वैसे ही मैं आपको वाक्य शुद्धि के अंदर भी बता दूंगा। देखिएगा, मैं यहाँ पे एक पेज नया लेता हूं ताकि आपको अच्छे से क्या आ सके, समझ में आ सके। मैं यहाँ पे देखिए 2 शब्द, यहाँ पे 2 चीजें लिखता हूं। क्या लिखता हूं, एक तो आपने बताया कि पेड़ से पत्ता गिरता है, क्या करता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, आप जो बोलते हो ना, पेड़ से पत्ता गिरता है। और दूसरा मैं यहाँ पे क्या लिखा रहा हूं, पत्ता पेड़ से गिरता है। क्या लिखा रहा हूं, पत्ता पेड़ से गिरता है। बताओ राइट कौन सा है, सही कौन सा है। और तुक्का नहीं मारना, मैंने बताया इसलिए नहीं कहना, कारण बताना है। कारण भी होना चाहिए कि राइट कौन सा है, पेड़ से पत्ता गिरता है वो सही है या पत्ता पेड़ से गिरता है, कौन सा राइट हो जाएगा। पेड़ से पत्ता गिरता है या पत्ता पेड़ से गिरता है, कौन सा राइट हो जाएगा। साथियों देखिएगा, मैंने अभी आपको कारकों का क्या पढ़ाया था, कर्म। देखिएगा क्या कर्म लिखाया मैंने यहाँ पे, अभी आपको कारकों का बैंक जाऊंगा, एक 81 76 54 यानी कि 8 वाला संबोधन। इसमें देखो सबसे पहले संबोधन कहीं है, संबोधन नहीं है। उसके बाद क्या आता है, 1 नंबर, 1 नंबर क्या है, कर्ता। तो सबसे पहले अब क्या आएगा, कर्ता। यहां पे कर्ता, कर्ता कौन गिर रहा है, पेड़ थोड़ा ही गिर रहा है यार, पत्ता गिर रहा है, तो कर्ता कौन है, पत्ता है। पेड़ से पत्ता गिरता है, कर्ता कौन है, पत्ता है। और यहां पे कर्ता कहां आ रहा है, बीच में आ रहा है, और यहां पे कर्ता क्या आ रहा है, 1 नंबर पे आ रहा है। और हमारा नियम क्या है, सबसे पहले 8 नंबर वाला देखो, संबोधन नहीं है तो संबोधन के बाद कौन सा आना चाहिए, 1 नंबर वाला कर्ता आना चाहिए। और यहां पे देखिएगा संबोधन नहीं है तो उसके बाद 1 नंबर वाला कर्ता आना चाहिए, यानी पत्ता आएगा पहले। ये वाक्य सही होगा, ये वाक्य क्या होगा, गलत होगा। याद रखना, वाक्य शुद्धि में ध्यान रखना। कई बार पूछा गया है बड़े बड़े एग्जामों के अंदर कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। वहां पे एक एग्जाम्पल मिलता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, लोग इसको सही करके आ जाते हैं। कारक की दृष्टि से क्या है, कारक की दृष्टि से ये वाक्य गलत है। कारक की दृष्टि से सही वाक्य कौन सा होगा, कारक की दृष्टि से सही वाक्य होगा पत्ता पेड़ से गिरता है, क्योंकि सबसे पहले कर्म आएगा फिर कर्ता आएगा। क्या आएगा, सबसे पहले कर्ता आएगा, 1 नंबर वाला। ये कोड है देखिएगा, 543 देखिएगा 81 76 54 32 यानी कि 8 वाला देखो संबोधन, संबोधन इनमें कहीं नहीं आ रहा है। उसके बाद कर्ता देखो, यानी कि पहले कर्ता आना चाहिए, उसके बाद 7 नंबर वाला आना चाहिए। ऐसे आप इसको क्या करेंगे अधिकरण आएगा 7 नंबर वाला। तो अधिकरण की क्या विभक्ति चिन्ह होती है, अगर वो अधिकरण इसमें नहीं आया हुआ है तो और आगे चलो और आगे चलो, ऐसे आप करेंगे। लेकिन इनका क्रम ये होगा, कभी भी कर्ता पे अगर संबोधन हे भी आ रहा है और राम भी आ रहा है तो कभी भी राम पहले नहीं आएगा और फिर हे नहीं आएगा, पहले हे आएगा फिर राम आएगा। यानी कि पहले संबोधन
आता है फिर कर्ता आएगा। इसी प्रकार ये आपको क्रम याद रखना है। 81 76 54 32 लिख दो। क्या लिख दो? 81 76 54 32 लिख दो। पहले संबोधन देखो, संबोधन नहीं है तो फिर आप कर्ता लगाओ, कर्ता नहीं है तो फिर वापस आ जाओ और उल्टे चलना शुरू हो जाओ। कहां से? अधिकरण से। अधिकरण से फिर संबंध, अपादान, ऐसे ऊपर चलते जाओ। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। क्या करना है? पहले संबोधन एक ले लिया, अब कर्ता की ओर चले जाओ। एक लास्ट से ले लिया, पहले एक सबसे पहले से ले लिया, अब वापस यहां से लास्ट से क्या ऊपर की ओर चलते जाओ, राइट हो जाएगा, ठीक है। ये एक वाक्य के अंदर शुद्ध वाक्य अगर आपको बनाना है, शुद्ध वाक्य बोलना है तो कारकों का प्रयोग इस प्रकार से होगा। तो साथियों देखिएगा आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो कारक होते क्या है उनके बारे में बेसिक से पढ़ा। कारक क्या है, कारकों का क्या शाब्दिक अर्थ होता है, विभक्ति चिन्ह वगैरह, इनसे संबंधित जो भी बातें थी वो पढ़ी। उसके बाद इन कारक की जो भी कारक किस प्रकार से आपको पहचानने वो बताया, और वाक्य के अंदर कारकों का किस प्रकार से प्रयोग होता है। एक शुद्ध वाक्य में आपको क्या, एक शुद्ध वाक्य में कारकों का किस प्रकार से प्रयोग करना है उसके बारे में बताया। तो आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास के अंदर साथियों हम पढ़ेंगे समास, और समास को पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ लेंगे? साथ में वाक्य पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? समास को पढ़ने के बाद वाक्य पढ़ लेंगे। इनका अगला टॉपिक समास होगा, उसके बाद वाक्य पढ़ लेंगे। फिर आपके जो भी पर्यायवाची है, विलोम शब्द वगैरह, उनकी एक क्विज करा देंगे। 5 पर्यायवाची, 5 विलोम शब्द, 5 ऐसे 30 प्रश्न लेंगे। डेली 30 प्रश्नों की क्विज कराते रहेंगे। तो क्या है, ये भी आपको साथ साथ में याद होते जाएंगे। तो साथियों ये थी आज की हमारी क्लास और ये है हमारी अगली रणनीति। आपको अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथियों ये हमारी आज की क्लास है। हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।